हेलो एवरीवन, वार्मली वेलकम ऑन स्पार्क ऑफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ स्टडी पे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की डिमांड पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वन शॉट की क्लास। ठीक है। आज की जो क्लास है वो है हिंदी मीडियम की। उम्मीद है कि हम हिंदी मीडियम की जो क्लासेस आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे स्टार्ट की है, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर जरूर बरसाएंगे। देखो बेटा, कुछ कमेंट्स ऐसी भी आई थी कि आप लोग अपना समय खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम की क्लासेस लीजिए। वी नो दैट अबाउट दिस टॉपिक्स कि हाँ भाई, इंग्लिश मीडियम की क्वांटिटी ज्यादा है, हमें हमारे व्यूज उस पर ज्यादा आएंगे। लेकिन हमने इंग्लिश मीडियम की तो हम ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने हिंदी मीडियम की क्लासेस को स्टार्ट किया है। हमारी मेहनत जो लग रही है, हम क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना, तो बस इसको आप लोगों को सपोर्ट करना है। कई लोगों का ये कहना है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, हिंदी मीडियम के नहीं है। अरे ठीक है, जितने भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश का कंटेंट आपको यूट्यूब पे भर भर के मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम का नहीं मिलता। मिलता है तो आपको शायद पूरा कंटेंट नहीं मिलता, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा प्यार भरी कमेंट्स करना है, एक लाइक करना है, यही तो करना है। इतना सा तो आप कर सकते हैं ना कि हम एफर्ट्स लगा रहे हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। पहला जो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। दैनिक जीवन में जो रसायन है उसमें जितनी भी इंक्लूडेड चीजें, उसके आर पार रिलेटेड जो भी पूछते हैं, हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है, मोल्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो बस मन लगा के पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, और फिर कमेंट करना है कि मैम हमने पढ़ा था, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कोई भी चीज। भैया ये पेन है, इसको मैं कहीं रख दूंगी तो ये जगह नहीं घेरेगा क्या? नहीं घेरेगा क्या? मैं कहीं बैठ जाऊंगी तो जगह नहीं घेरेंगे क्या? घेरने वाली हूँ। जब मैं हल्की फुल्की हूँ, एकदम हवा में उड़ रही हूँ, नहीं हूँ, कुछ तो वजन होगा। हाँ, माना मैंने कि मैं दुबली पतली हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वजन है, भार है, द्रव्यमान है। जैसे इस पेन का है, नहीं है? बोलो जल्दी से, है ना? क्या करना है कि जो भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और उसका द्रव्यमान हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पदार्थ। क्या कहा जाता है? उसे पदार्थ कहा जाता है। और हर पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और इन इकाइयों को कहा जाता है कण। क्या कहा जाता है? कण। तो अब कणों से मिलकर बना है, इसका बताइए आप प्रमाण। क्या बताना है हमें? प्रमाण। क्योंकि जो भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, किससे? कणों से मिलकर, उसके अंदर होती है विसरण की प्रक्रिया। क्या होती है? विसरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है भैया, विसरण की प्रक्रिया होती है। इसको हम देखेंगे प्रूफ के साथ। हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे, हम तो साइंस वाले हैं, आपने कह दिया हमने मान लिया। प्रूफ करके बताओ। इसके बाद होती है उसमें ब्राउनियन गति। तो ये तो ब्राउनी नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस गति को खोजा था, और उन्हें बड़ा प्यार था अपने नाम से। आय हाय, मेरा नाम मैं ना रहूं तो लोग याद रखें। तो उस याद रखने के चक्कर में उन्होंने क्या किया? उस मूवमेंट को ही, उस गति को ही नाम दे दिया ब्राउनियन गति। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, कि इन दोनों गतियों को भी जानेंगे। पहले देखते हैं हम डायग्राम से कि कैसे है होता है विसरण। यहाँ पे हमने क्या करा? पोटेशियम परमैंगनेट क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर डाल दिया है, और इसको पानी से यहाँ तक भर दिया है। कुछ टाइम बाद ये घुलना चालू हुआ, मिलना चालू हुआ, धीरे धीरे इसने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब आप देखो, धीरे 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 ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा विलयन कैसा हो चुका है, एक जैसा हो गया। हमें पता ही नहीं चल रहा यार कि कौन सा पानी है और कौन सा कण किसका है। मतलब पूरे कण इस के जल के अंदर अपने आप को एक समान कर लिया। क्या कर लिया? एक जैसे फैल गए, बिल्कुल एक जैसे, दोनों एक दूसरे में मिल गए। तो ये गति क्या कहलाई है? ये विसरण हो गया है। क्या हो गया है? विसरण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि जो ब्रोमीन है, क्या है? ब्रोमीन की वाष्प है। किसकी वाष्प? ब्रोमीन की वाष्प है। उस ब्रोमीन की वाष्प को ये एक टेस्ट ट्यूब में भरा, एक टेस्ट ट्यूब में हो, दूसरी खाली टेस्ट ट्यूब, उसके ऊपर उल्टी ऐसे लटका दी। तुरंत जैसे आएंगी हमसे, दबा दो ऐसे, दूसरी लाओ, दबा दो। कुछ टाइम बाद देखो कि ये गैस भरती 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 ऊपर तक चली है। पता ही नहीं चल रहा है किसमें कम किसमें ज्यादा। मतलब इनके कणों में गति होती है। क्या होती है? गति होती है, विसरण होता है। अब एक और चीज बताना, आपके घर में एक रूम में पूजा हो रही है, अगरबत्ती जला रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। दूसरे रूम में बैठे वाले को बड़ी खुशबू आ रही है। हाँ, क्या खुशबू है? डियो लगाया आपने, लगाते हो ना आप लोग? डियो डियो लगाया, बाहर खुशबू आ रही है। भाई कैसे? खाना बन रहा है, अच्छे अच्छे डिश। होटल के बाहर से निकलते हैं जब हम, हाँ वहीं से खुशबू, खाने की खुशबू। भूख लगी हो तो खुशबू सुन के तो और भूख बढ़ जाएगी। बस
तो यहाँ से क्या पता चला कि भाई जो कण हैं उनमें होती है गति। क्या होती है? गति होती है। और गति होती है इसे हम क्या कहते हैं? विसरण। तो विसरण गैसों में अधिक पाया जाता है, ठोसों में तो ना के बराबर होता है, द्रवों में भी होता है लेकिन कम होता है। किस में ज्यादा होता है? किस में ज्यादा होता है? गैसों में होता है। चलिए यहाँ पर ये देखा है इसे जाले में से, अब ये दिख रहा है हमको धूल के कण लहराते बुचलाते मस्त फैलते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्कैटरिंग हो रही है ना इसका। क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है, फैल रहे हैं ये कण सारे के सारे। तो विसरण की जो प्रक्रिया है उससे हमें ये पता चला, क्या पता चला? ये विसरण हो रहा था ना, फैल रहे थे, कि जो पदार्थ है कोई सा भी पदार्थ वो कैसे कणों से मिलकर बना है? वो कणों से मिलकर बना है, सूक्ष्म कणों से। कैसे? बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किससे? बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और ये कण कैसे करते रहते हैं? निरंतर गति करते, रुकते नहीं। अभी हमने देखा था ना इसके पहले, धूप जो आ रही थी उसमें से धूल के कण डांस करते हुए दिख रहे हैं, मस्त जिंगा लाला हूँ। तो वो कौन सा गाना है मुझे नहीं पता, जिसपे भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से डांस कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है बेटा? इनमें होता है निरंतर गति। क्या होती है? निरंतर गति होती है। अब देखते हैं हम ब्राउनियन गति। तो ब्राउनियन गति का हमें कैसे पता चला? ब्राउन ने लिया एक बीकर। क्या लिया? एक बीकर। इसमें बनाया पराग कणों का विलयन। किसका विलयन? पराग कणों का विलयन। फिर लगाया माइक्रोस्कोप और देखा उसको। क्या करा? माइक्रोस्कोप लगा के देख लिया। और जैसे ही माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो इन्हें पाया। क्या पाया? कि अरे ये गण तो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, इसी गति को इन्होंने बोला भाई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं बोलूंगा नाम, इसको मैं बोलूंगा मेरे नाम पर ब्राउनिंग गति। कौन सी गति? ब्राउनिंग गति। ठीक है। तो ब्राउनी गति ने भी यही बोला कि पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। दोनों चीज हो चुकी है हमारी प्रूफ। इज इट क्लियर? यस और नो बेटा? चलो आते हैं अब पानी में पराग कणों की गति, जो कि मैंने अभी बताया। यही तो क्या ये गति दिख रही है ना आपको कि नहीं दिख रही है? ये देखो गति किस प्रकार से, ये कण ऐसे 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 कुछ भी गति कर रहे हैं। जैसे एक बड़ा सा हॉल है, उसमें बहुत सारी बॉल भर दो, टेनिस बॉल, वो बॉल इधर टकरा रही है उधर टकरा रही है, आपस में टकरा रही है। उनकी गति कोई फिक्स है क्या कि तू इधर ही जाएगी मैं इधर ही जाऊं? इधर भी बस जाए जा रही है। तो जो पराग कण है पानी की सतह पर इसलिए चलते हैं क्योंकि उन पर पानी के तेज गति वाले कण लगातार टकराते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो कण है ये हमने ले लिया पराग कण। कौन सा कण है ये हो गया है पराग कण। कौन सा हो गया है? पराग कण। और आ जाओ इधर, ये कण जो हो गए हैं पानी के कण। कौन से कण? पानी के कण, है ना? ये पानी के कण है। तो इनकी गति हमने देख ली है, इनकी गति रैंडम है, अनिश्चित गति है। इस गति को हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित गति। कौन सी गति? अनिश्चित गति। ठीक है, ये अनिश्चित गति हो गई। आगे अगर बात करूं मैं कि पदार्थ के कण की विशेषताएं क्या होती हैं, उनमें गति तो हमने देख ली, रुकते ही नहीं, बस चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो इनके कणों की हम बात करते हैं। जो पदार्थ के कण बेचारे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब ये पेन किस किस कणों से मिलकर बना हमें दिख रहा है क्या? अब जैसे हमने अपने शरीर को देख लिया तो हम अपने शरीर में पहुंचते कोशिका पर। कोशिका जीवन की इकाई है, सबसे छोटी इकाई। अब वो कोशिका किससे मिलकर बनी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते? तो यहाँ पे यही बात है कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं? पदार्थ के कण बड़े ही छोटे होते हैं और इन कणों के बीच में फिर भी देखो इतने छोटे हैं और हमको तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे कण वण, और इनके बीच में फिर भी खाली स्थान है। कैसे? ये डब्बे में भर दो बोल। क्या भर दो भैया? बोल भर दो। ये भर दी हमने बोल, बोल 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 भर रहे हैं। क्या इसके बीच में आपको खाली स्थान नहीं दिखाई दे रहा है? हमको तो दिख रहा है खाली स्थान, हमको तो दिख रहा है खाली स्थान। ठीक है, तो इन पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है? पाया जाता है रिक्त स्थान या फिर खाली जगह। क्या पाई जाती है? खाली जगह पाई जाती है। और ये लगातार क्या करते हैं? जब भी तो हमने यहाँ लगाई है अगरबत्ती,
ओम नमः शिवाय करा है और यहाँ कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, भैया वो नहीं बन रहा मेरे से पढ़ाई करता हुआ, तो ये पढ़ाई कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या खुशबू आ रही है, मस्त बैठ के, आहा आनंद विभोर हो गए। मम्मी बना रही है अच्छी अच्छी डिश और हमको यहीं से पेट में लगने लगी है भूख, क्योंकि खुशबू आ रही है। क्यों आ रही है खुशबू? क्योंकि खुशबू की कारण है विसरण। क्या कारण है खुशबू का? विसरण कारण है। विसरण की वजह से खुशबू आ रही है। विसरण की वजह से खुशबू आ रही है, ऐसे वैसे नहीं आ रही है भाई। चलो, पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं, आ जाओ सब मेरे पास। तो दूसरा बोलेगा आ जा तू भी मेरे पास। चलो हम सब एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सभी तो एक दूसरे के पास में आए, जब तो क्या हुआ, ये पदार्थ ऐसा बना। अगर ये दूर दूर भागते तो ये पेन मेरे हाथ में होता ही नहीं। मैजिक ट्रिक से हो जाता, कण ऐसे होते ना, जादू जादू की छड़ी घुमाई तो उसमें से सारे कण दूर दूर जा रहे, फिर कण पास पास आ रहे, चीज बन रही, कण दूर दूर जा रहे, चीज बिखर रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अभी तो हमने देखा बॉल बनी हुई है, ऐसे कण होते हैं पास पास, भले उनमें खाली जगह है लेकिन क्या है, पास पास। जितने पास पास है वो उतनी ही क्या है, ठोस है। जितने थोड़े से दूर है वो क्या है, द्रव है। और बहुत 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 दूर है तो वो गैस है। ठीक है ना, बहुत बहुत दूर है तो क्या है, गैस है भैया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े तो हमें पता चला कि ये बहुत छोटे हैं, तो प्रूफ करके बताओ। हम नहीं मानेंगे, आपने कह दिया अभी गति का तो दिखा दिया, बहुत छोटे हम कैसे मानेंगे। चलिए आते हैं हम इसको प्रूफ करने पर। नहीं मान रहे हैं तो प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ करने के लिए फिर से हमने क्या लिया, यही पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन। विलयन पहले क्या करा था, भरा था, वो धीरे धीरे फैल रहे थे, है ना, गति करते रहते हैं, उससे ये सिद्ध हुआ था। अब इससे ये सिद्ध होगा कि बहुत छोटे होते हैं। इसमें हमने क्या करा, चल आधा निकाला हमने दूसरे बीकर में, डाल दिया उसमें और पानी पूरा वहीं तक भर दिया। फिर आधा लिया, आधा डाला दूसरे बीकर में, फिर पानी से भर दिया। फिर आधा लिया दूसरे बीकर में, फिर पानी से भर दिया। फिर आधा दूसरे बीकर में, पानी से भर दिया। बस करते रहो। अब यहाँ तक आते आते तो क्या मिला, वो तो इतना डार्क कलर था, धीरे 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 आते एकदम लाइट हो गया। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी कलरफुल है, इतना लाइट हो गया। मतलब इतने इतने बारीक कण है कि पीछे ही नहीं छोड़ रहे, हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं उसको, कि पकड़ के कहीं से निकाल दिया। मतलब अंततः तक हमको ऐसा देखने को ही मिलेगा कि बहुत बहुत छोटे कण होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं। कौन होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली जगह। अभी पॉइंट देखा था ना, चलो प्रूफ करके बताते हैं। ये लिया पानी और उसमें डाल दी शक्कर। क्या डाल दी, शक्कर। ये डाली, घोलो थोड़ी देर, चलो करो, उठाओ एक गिलास और घोलो, कांच का गिलास ले लो। थोड़े टाइम बाद देखो शक्कर तो गायब हो गई। जादू हो गया क्या इसमें, शक्कर कहाँ चलेगी, पानी तो पी रहे मीठा लग रहा है। तो फिर ये गायब कैसे हो गई? इन पानी के अणुओं के बीच में या परमाणुओं के बीच में जो छोटी छोटी, जैसे बोलों के बीच में जो जगह खाली थी ना, उस जगह खाली के बीच में वो शक्कर घुस गई है। क्या हो गई, शक्कर घुस गई है और हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा है। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है, अभी हमने देखा कि पदार्थ के कण बड़े ही छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे हमने प्रूफ कर लिया। और पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। क्या होती है, खाली जगह होती है। अभी हमने देखा था कि भाई ये तो हमेशा गति करते रहते हैं। ये कर रहे हैं हम पूजा पाठ, अगरबत्ती कर रहे हैं ना, एक खुशबू फैल रही है, एक रूम से दूसरे रूम में मस्त खुशबूदार हो रहा है। क्या हो रहा है, खुशबूदार हो रहा है। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षित कर रहे हैं, जब तो ये ऐसी चीज है, अभी तो ये सॉलिड चीज है, तो क्या होती, गायब। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इनकी गुणों के बारे में कि कठोर और तरल चीज क्या होती है। तो मान लो जिसको मैं दबा रही हूँ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है लेकिन ये नहीं दब रहा है क्योंकि ये बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। वैसे ही अगर हम मान लीजिए किसी, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे पास जिसको मैं आपको दबा के बताऊं। विज्ञा 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 थोड़ा सा एक चीज दिख गई, अरे राम, ये देखो, ये दब रहा है, ये दब रहा है, हाँ, क्योंकि ये क्या है, स्पंज है। क्या है, स्पंज है, तो ये दब जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, पानी 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो जो चीज बह सकती है, फर्श में डाले और फ्लो हो सकती है, बह सकती है, वो तरल कहलाती है। जो उसी जगह निश्चित रूप में पड़ी रहे वो क्या कहलाती है, ठोस। मैं बोल का नहीं बोल रही, बोल तो पड़ी रहेगी, उसका मारोगे हवा से जाएगी तब आगे जाएगी। मतलब उसका आकार तो निश्चित है। क्या निश्चित है, आकार निश्चित है।
तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो पदार्थ का कैसा रूप होता है? कड़क, बहुत कठोर। भैया उसको आप मारोगे तो उसको नहीं लगने वाली है, या वो आपको मारे, लगना तो हमें ही है। तो कैसे रूप है? जैसे कि पत्थर। क्या है? पत्थर। ये कैसा है? क्या लिख दिया मैंने? पत्थर ऐसे ही लिखते हैं ना, पत्थर। ठीक है। द्रव पदार्थ का एक तरल रूप है। अब जैसे बर्फ है, क्या है? बर्फ के रूप में है तो कठोर हो गया। कैसा हो गया? कठोर। पिघल गई तो वो जल के रूप में परिवर्तित हो गया, जो क्या कहलाएगा? तरल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आप फर्श में डालो तो पानी ऐसे बहना स्टार्ट हो जाएगा। बहेगा कि नहीं बहेगा? ऐसे। तो अगर हम इनके गुणों के बारे में देखें तो जो ठोस है, क्या है? ठोस रूप है। वो ठोस कभी भी किसी भी पात्र को पूरा नहीं भरता। पूरा नहीं भरता। आप बोलोगे मैं तो बर्फ को कूट कूट के डाल रही हूँ, तो फिर बेचारी पिघल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ये बीच में से कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाएगी। ऐसे ही अब हम बात करते हैं द्रव की। देखो, द्रव पदार्थ का एक तरल रूप है जो उस पात्र के निचले भाग में रहता है। कहाँ रहता है? जिसमें भी उसे रखा जाता है वो उसके निचले भाग में चला जाता है। तो अगर कहा जाए कि ये भी पूरी तरीके से नहीं भर पा रहा है, लेकिन जो गैसें हैं वो पदार्थ को पूरी तरीके से भर देती है, क्योंकि वो पूरे इसमें फैल जाती है। जैसे कि अगरबत्ती की खुशबू फैली थी ना पूरे घर में, उसी प्रकार से। तो इनके एक एक गुणों को हम देख लेंगे यहाँ पर। देखो, ये रहे गुण, ठोसों के गुण। ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं भाई, दबाव नहीं दबने वाले हैं। इनका आकार कैसा होता है? निश्चित। इस पेन को मैं कहीं पर भी रखूंगी ऐसे ही रहेगा, नहीं बदलने वाला है ना, नहीं बदलेगा। आयतन भी निश्चित है, जितना आयतन है उतना ही है। यहाँ रखूं, टेबल पे रखूं, हाथ में पकड़ू, आयतन उतना ही है इसका। घनत्व कैसा होता है? ज्यादा होता है। अब जिसका घनत्व ज्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे, घनत्व अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? किससे तुलना कर रहे हो आप? पानी से। किससे? पानी से तुलना कर रहे हो तो वो वस्तु डूब जाएगी। क्या होगी? डूब जाएगी वो वस्तु। जिसका घनत्व जल से ज्यादा होगा वो वस्तु डूब जाएगी। तो इंसान, अब देखो, जिसको तैरना नहीं आता वो तो डूब जाता है, जिसको तैरना आता है वो क्या करता है? वो तो तैरता रहता है। फिर कैसे होता है? इसलिए होता है कि हम अपना आयतन बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आयतन। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र, इसको डी फॉर डेंसिटी बोलते हैं। तो भार बटे आयतन क्या हो जाता है? भार बटे आयतन। अगर आयतन आपके भार से ज्यादा हो रहा है तो फिर घनत्व कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और घनत्व अगर कम हो गया तो हम पानी पर तैर सकते हैं। तो वही है कि जो स्विमर है, तैराक, अपने हाथ पैरों की स्थिति इस प्रकार से करेगा कि उसका आयतन बढ़ जाएगा। भार तो उतना ही, भार तो कम नहीं कर सकते, हम आयतन को बढ़ा लेते हैं अपने। तो इसकी वजह से इसका घनत्व का मान कम हो जाता है और हम पानी पर तैर पाते हैं। तो इस पेन को पानी में डालेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगा, डूब जाएगा। वही आप देखो, खाली मग ले वो पानी का, प्लास्टिक का, तो वो क्या होता है? तैरता है, क्योंकि उसका घनत्व कैसा होता है? कम। कण आपस में बहुत पास और व्यवस्थित होते हैं। अभी हमने देख लिया ठोस है तो बहुत ज्यादा पास पास है, बहुत ज्यादा, इसीलिए तो ठोस है। और किसी किसी के अंदर हल्का सा संपीड़ित है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी होती है। जैसे कुछ स्पंज वगैरह एक्सेप्शन है, अपवाद है इनके, कि इनको हम दबा सकते हैं हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे प्लास्टिक को हल्का फुल्का हम दबा रहे हैं वैसे ही। अब बात करें हम द्रव की। द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव्य जिसको अभी हमने पढ़ा ना, पदार्थ, वो द्रव्य होता है। और ये है द्रव, लिक्विड। ये कठोर नहीं होते हैं, है ना, कठोर नहीं होते। इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। तो फिर निश्चित क्या होता है? आयतन। भाई आप जिस बोतल में पानी को भर रहे हो वो तो उसी के आकार की हो जाएगी, है ना। जिस बर्तन में भरोगे आप उसी के आकार का हो जाएगा। इसीलिए इनका आकार निश्चित नहीं है, आयतन भी निश्चित नहीं है। और माध्यम से इनका घनत्व अधिक भी हो सकता है। देखो, जैसे मान लो आपने शहद लिया, दूध लिया, है ना, तो अब हम तुलना किसके साथ करते हैं? तुलना तो हम जल के साथ ही करते हैं ना। तो जल के साथ कर रहे हैं तो कई सारे द्रवों का अधिक भी होता है, कुछ का कम भी होता है। इसको आप करेक्ट कर सकते हो। ये पास पास होते हैं लेकिन असंगठित होते हैं। असंगठित मतलब जिस प्रकार इनका संगठन निश्चित है, इनका संगठन नहीं होता है, इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और हल्का सा संपीड़ है, ज्यादा संपीड़ नहीं है, दबा हम इनको ज्यादा नहीं सकते। गैसों की बात करें तो गैसें कठोर नहीं होती हैं, वे कैसे दबाओगे? आकार भी निश्चित नहीं, आयतन भी निश्चित नहीं। जिस पात्र में रखो उसी का आकार ले लेगी, उसी का आयतन भी ले लेगी। यहाँ तो आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर जले तो 1 ही लीटर रह रहा था।
घनत्व कम होता है किससे? जल से ही नापना है आपको, हमेशा जल से ही। कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और अव्यवस्थित होते हैं, इसीलिए तो कोई आकार नहीं, बहुत दूर दूर चले जाएंगे। पात्र में भर के रखा, जैसे ही गुब्बारे का मुंह खोलो हो आसमान में घूमने लग जाएंगे। और सबसे ज्यादा संपीड़ितता की बात करें तो के बारे में हमने तीनों के गुणों के बारे में समझ लिया है ना। आप देखो ये नीचे आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा है ना। अब इसका तो कैसे बताएंगे भाई, गैस का तो फिर भी ऐसा अज्यूम कर लिया हमने कैसा हो सकता है, ठीक है। गैस तो दिख ही नहीं रही है हमको। अब हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की या इसके वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण में क्या होता है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है पदार्थ और दूसरा होता है ऊर्जा। किस भाग में बांटा गया है? पदार्थ में और ऊर्जा में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो पहला वाला वर्गीकरण पदार्थ फिर से दो प्रकार से है। एक किया है भौतिक वर्गीकरण, एक किया है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों के गुणों को भी देख लिया, द्रवों के गुणों को भी हमने देख लिया, इसके साथ साथ गैसों के गुणों को भी हमने देख लिया है। रासायनिक वर्गीकरण को भी दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम, अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व फिर से अलग अलग प्रकार के होते हैं, धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी, उपधातु भी, है ना। आवृत्ति सारणी जानते हैं ना आप लोग। तो जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, किससे? एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के कणों से, उसे कहा जाता है तत्व, ठीक है। तो यौगिक क्या है भाई? यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। तो ये क्या होंगे? तत्वों से मिलकर बने हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कौन बने हैं? यौगिक बने हैं। तो ये कार्बनिक हो सकते हैं और अकार्बनिक हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं मिश्रण की, तो मिश्रण सजाती हो सकता है, विषम जाति हो सकता है। यानी कि जब हम नमक को, किसको? नमक को जल में घोल रहे हैं, किसमें? जल में घोल रहे हैं, तो जो विलयन बनेगा, क्योंकि हमें नमक वहां दिखाई नहीं दे रहा, जैसे शक्कर घोली थी, शक्कर का भी विलयन, तो वो हो जाएगा सजाती या होमोजीनियस। विषम जाति यानी कि जब हम रेत को जल में घोल रहे हैं, किसको? रेत को जल में घोल रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण है या वर्गीकरण है हमारे ब्रह्मांड का, किस प्रकार से बांटा गया है। आप नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद अगर हम बात करें, जो अभी हमने मिश्रण समझा, मिश्रण और यौगिक, इन दोनों में आखिरकार क्या अंतर होता है? अंतर की बात कर रहे हैं हम, अंतर क्या होता है? तो अगर हम देखें, मिश्रण जिस जिस पदार्थ से मिलकर बना है वो किसी भी अनुपात में हो सकता है, मुट्ठे भर भर के उठा लो जैसे आपका मन कर रहा है। लेकिन आप यौगिक में ऐसा नहीं कर सकते भैया, नाप तोल के लेना पड़ेगा। यानी कि एक निश्चित या फिर स्थिर मात्रा में, फिक्स मात्रा में आपको लेना पड़ेगा, तो यौगिक का निर्माण होगा। मिश्रण अपने घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अपने घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मतलब मैं किस किस से मिलकर बना हूं भाई? रेत को जब पानी में डाला तो रेत अपना गुणधर्म थोड़ी बोलेगी, नहीं मैं हूं, मैं ये बताऊं, थोड़ा घमंडी है। मतलब रेत बोलती मैं हूं तो मैं हटूंगी नहीं। इसमें क्या होगा? यौगिक के गण उसके घटकों से पूर्णतः भिन्न हो जाएंगे। जैसे कि H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों को मिलाए जल बन गया, दोनों ने अपने अपने गुणों को छोड़कर एक नया गुण बना लिया। मिश्रण जो होता है वो भौतिक विधियों द्वारा बनते हैं, जबकि ये रासायनिक के द्वारा बनते हैं। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता। छान लो, छानने के बाद रेत और जल अलग अलग हो जाएंगे, इसमें नहीं होंगे। मिश्रण समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कैसे होते हैं? ये हमेशा समांगी ही होते हैं, ठीक है। इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। अब हम कुछ लेते हैं यहाँ पर जो बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि मात्रकों के बारे में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी इकाइयां हैं जिनको नापा जा सकता है, तो ये मूल मात्रक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मूल मात्रक कहे जाते हैं। जैसे कि अगर हम माने
इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। कितने? 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। अब इन 7 रंगों के बाद में से गुलाबी रंग तो हमें नहीं दिखाई देता, तो ये बना है तो वो कहलाएंगे व्युत्पन्न, डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न या फिर डेरिवेटिव। तो 7 मूल मात्रक है। क्या है? मूल। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इनके मात्रक देखें। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है, इसका संकेत स्मॉल m है। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, केजी। इसके बाद में समय सेकंड, एस। ताप केल्विन, के। विद्युत धारा एम्पियर, ए। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापा जाता है, यानी सीडी के अंदर। इसके बाद बात करूं मैं पदार्थ की मात्रा यानी मोल, तो वो हो गया MOL। ठीक है। अब ये देखते हैं कुछ और 2 मूल मात्रक, इन 7 के अलावा और कुछ मात्रक हैं जिनको कहा जाता है, ये हमारा हो गया कोण। किसी समतल का कोण कहलाएगा तो इसको कहा जाएगा रेडियन। रेडियन में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? रेडियन में नापा जाता है और इसकी यूनिट हो जाती है आर। क्या हो जाती है? आर हो जाती है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये है ठोस कोण, है ना, इसको स्टीरेडियन या फिर एसआर से नापा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें किलोग्राम और सेकंड, तो केजी यूनिट है, केल्विन यानी कि के, और सेकंड को एस में नापा जाता है, यूनिट है इसकी साइमन या एस से इसको डिनोट किया जाता है। पदार्थों का पूर्वलग्न यानी पदार्थों के पहले हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, तो मात्रकों को यहाँ पर पूर्वलग्न की बात करें अगर हम, तो जो पूर्वलग्न है जैसे कि डेका है, डीए इसका शॉर्ट फॉर्म है, 10 की घात 1, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे हेक्टो यानी कि एच, 10 की घात 2। इसके बाद बात करूंगी मैं किलो की, के 10 की घात 3, मेगा एम 10 की घात 6, गीगा जी 10 की घात 9। इकाइयां गीगा की 10 की घात 9 के बराबर होती है। ठीक है। टेरा टी 10 की घात 12, पेटा पी 10 की घात 15 और एक्सा ई यानी 10 की घात 18। इधर जितनी भी इकाइयां हैं सब माइनस में आएंगी। अगर आप 10 की घात -1 लिखा हुआ देखेंगे तो उसको बोलेंगे डेसी। क्या बोलेंगे? डेसी। जैसे 10 की घात अगर मैं 3 लिखूं तो ये किलोग्राम हो जाता है, उसी प्रकार से ये -1 हो गया है ना, ये जैसे किलो हुआ है। फिर सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको 10 की घात -12, फेमटो 10 की घात -15, ओटो 10 की घात -18। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इनकी कुछ और क्वांटिटी और इक्वेशंस पे यानी कि यूनिट पर। मात्रा, तो अब मात्रा क्या है? हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन। क्या है? आयतन है। आयतन का सूत्र क्या आता है? ऊपर दिया है क्षेत्रफल। क्या दिया है? क्षेत्रफल, है ना, या आ गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसको निकाल सकते हैं हम स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर के अंदर, ये लिख दिया हमने। इसके बाद आता है आयतन। आयतन को बोलते हैं हम वॉल्यूम, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसको बोला जाता है क्यूबिक मीटर में। किसमें? क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब में। इसके बाद आता है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी छूट गया है, आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति को देखो, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/आवर्तकाल। क्या निकालेंगे? 1/आवर्तकाल। इसकी इकाई है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज है, सेंटीमीटर इनवर्स इसका सिंबल है। इसके बाद आता है वेग या फिर चाल। क्या बोलते हैं इसको? वेग या फिर चाल। डेंसिटी को बोलेंगे घनत्व। तो घनत्व का अभी देख चुके हम लोग, भार बटे आयतन। क्या होता है? भार बटे आयतन किलोग्राम पर सेकेंड मीटर। वेग का होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है, इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है। वेलोसिटी चेंज, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे समय। क्या हो जाएगा? बटे समय। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स यानी कि हो जाएगा बल।
तो ये हो जाएगा द्रव्यमान या फिर भार गुणित त्वरण। तो इनकी इकाइयों को जब हम इसमें रखते जाएंगे तो नई इकाइयां बन जाती है। न्यूटन को न्यूटन ही बोलते हैं हिंदी में भी, और इसकी इकाई होती है कैपिटल एन। और यहाँ पे इकाई निकालेंगे तो मीटर केजी सेकेंड इनवर्स, -2 मतलब। इसके बाद ये हो गया है दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इसकी इकाई है पास्कल। क्या है? पास्कल। इसके बाद आता है एनर्जी या वर्क, कार्य या फिर शक्ति। तो ये होता है बल गुणित विस्थापन, इसको जूल में नापा जाता है। इसके बाद नीचे आएगा ये है शक्ति, पावर। इसका भी होगा कार्य बटे समय। ये सारे सूत्र हैं जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसकी इकाई है वॉट, डब्ल्यू। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मात्रा। तो या विद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत गुणित करंट गुणित टाइम, आवेश गुणित समय, कूलाम। फिर होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। क्या बोलेंगे इसको? विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना, बटे यह विभवांतर ऊर्जा बटे आवेश। इसके बाद आएगा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर आएगा इसमें अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया विभवांतर बटे आवेश, और इसकी इकाई है ओम। ओम, ये ओम बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप चाहें तो नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में कि किस समुच्चय में केवल व्युत्पन्न राशियां हैं। ग्रुप बताना है तो अभी हमने देख लिया मूल राशियां, तो जिसमें मूल राशियां नहीं है वो व्युत्पन्न राशियां हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखो, विद्युत धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा। तापमान आपको दिया था क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय तो दिया था, वेग, त्वरण और घनत्व भी दिया था, समय, ज्योति, तीव्रता और द्रव्यमान। तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है आपको, कौन सा आंसर हो जाएगा? विद्युत धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा। ठीक है। अगला प्रश्न आता है रासायनिक संयोजन के नियम। मतलब आप जब भी कुछ केमिकल सब्सटेंस को एक साथ मिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो? केमिकल सब्सटेंस को एक साथ अगर मिक्स कर रहे हो तो कुछ नियमों के द्वारा ही हम उनको मिक्स कर सकते हैं। तो पहला नियम कहलाता है लावोजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है प्राउस्ट का स्थिर संगठन का नियम, डाल्टन का गुणन अनुपात का नियम, और रिचर्ड आएगा यहाँ पे, रिचर्ड ट कर लेना, का व्युत्क्रम नियम, और गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम। एक एक नियम को समझेंगे। पहला नियम आता है रासायनिक संयोजन का नियम। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। यानी कि अगर आप कोई पदार्थ ले रहे हो और वो पदार्थ पहले इकट्ठा है और अगर उसको रासायनिक क्रिया के बाद में, क्या है? रासायनिक क्रिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो गर्म कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, और दो या दो से अधिक भागों में अगर भी तोड़ रहे हो तो जो उसका द्रव्यमान है या फिर उसका जो भार है वो तो निश्चित ही रहता है। यानी कि यहाँ पर ये 100 ग्राम था, कितना था? 100 ग्राम था, और यहाँ पे ये 56 हो गया और 44 हो गया, तो जोड़ा तो 100 ही ग्राम आया ना। तो इसका मतलब है कि जो द्रव्यमान पहले था वही अभी भी निश्चित है, उसको हम कहीं पर भी गायब नहीं कर सकते। किसने दिया नियम? नियम दिया है लवोजियर ने। किसने दिया है? लवोजियर ने दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा नियम आता है स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम। क्या आता है? स्थिर संगठन या फिर निश्चित अनुपात का नियम। तो ये जो नियम है जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया 1799 में। और ये बताता है कि कोई भी जो शुद्ध रासायनिक यौगिक है, कैसा है? शुद्ध रासायनिक यौगिक, वो हमेशा समान तत्वों से बना होता है, या उसके अंदर जो तत्व हैं, कण हैं, वो निश्चित मात्रा में ही संयोजित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं कि जल को आप प्रयोगशाला में देखो, अमेरिका में देखो, इंग्लैंड में देखो, कहीं पर भी जाकर देखो, उसके अंदर जो H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1:8 ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 1:8 ही
रहने वाला है। इसके बाद आता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था 1804 में। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। इन्होंने बोला कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें एक तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं। किस प्रकार से? मान लीजिए आप कभी कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी कार्बन डाइऑक्साइड, कभी कार्बोनेट बना रहे हो, तो यहाँ पर जो कार्बन की मात्रा है वो तो निश्चित रहने वाली है, ऑक्सीजन का अनुपात बार बार बदल रहा है ना। जैसे कि एक व्यक्ति घर में है, बोलता मैं घर संभालूंगा, तू बाहर जाके कमा, ऐसे इस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान बदल रहा है, अनुपात बदल रहा है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? स्थिर मात्रा में है। इसे हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। इसके बाद आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या आता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो कि रिचर्ड ने दिया, और ये बताता है कि इसमें दो तत्व अलग अलग संयोजित होते हैं। कैसे होते हैं? दो तत्व अलग अलग संयोजित होते हैं और तीसरे तत्व का भार निश्चित होता है, या तो समान होता है या उसी अनुपात के एक साधारण पूर्णांक गुणज में होता है। जैसे कि मान लीजिए हम बना रहे हैं H2S, H और S और एक हो, तो इनका आपस में मतलब ये जो दो इनमें संयोजन हो रहा है, इनमें भी संयोजन हो रहा, तो इनमें जो संयोजन होगा वो भी एक निश्चित मात्रा के अंदर ही होगा। इसके बाद आता है हमारा आखिरी नियम। यहाँ पर देखो ये उदाहरण भी हमने H2S का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पांचवा गैलुसाक का नियम। गैलुसाक का नियम ये कहता है कि जब भी गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो वे सदैव एक ऐसे आयतन में अभिक्रिया करेंगी, इस प्रकार से मिलेंगी कि उनका एक दूसरे से मतलब जब भी वो गैसें हों तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात हो जाए और उनके आयतन समान ताप और समान दाब पे होना चाहिए। कैसे होने चाहिए? समान दाब और समान ताप पर होने चाहिए। देखो किस प्रकार से, जैसे कि N2 है, क्या है? N2 प्लस 3H2 है, तो ये बन रहा है 2NH3। क्या बन रहा है? 2NH3 बन रहा है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक आयतन, ये है 3 आयतन और ये बनता है 2 आयतन। तो यहाँ पर ये कहना है कि पहले अभिकारक एक 3 आयतन में थे और आंसर प्रोडक्ट बना हमारा 2 आयतन। यहाँ पर 2 आयतन और एक आयतन मिलके कितने आयतन बन रहे हैं? 2 आयतन बन रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। थोड़ा सा माइक चेंज करना पड़ा बीच में क्योंकि आवाज की प्रॉब्लम्स आ रही थी। चलिए पढ़ते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ की बात कर रहे हैं हम कि पदार्थ होते हैं, है ना, उसमें जो सारा का सारा पदार्थ होता है वो पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कैसा बना होता है? बहुत ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इस छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है? इन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है परमाणु। परमाणु मतलब बहुत छोटा, अंतिम अवस्था। परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने बताया? डाल्टन ने ही बताया था। डाल्टन की खोज तक तो यही माना जाता रहा कि परमाणुओं को हम और विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, परमाणुओं को हम और विभाजित नहीं कर सकते। परमाणुओं का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ना तो हम इन्हें बना सकते हैं और ना ही इन्हें नष्ट कर सकते हैं। जो परमाणु होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार के तत्व, जैसे आपने मान लीजिए अलग अलग, आपने एक बार सोडियम की क्रिया Cl के साथ करवाई तो NaCl बन गया। अब सोडियम की क्रिया हमने कार्बोनेट के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी? कार्बोनेट के साथ करवा दी, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के तत्व होंगे उतने ही प्रकार के परमाणु भी हो जाएंगे। किसी भी तत्व के सभी परमाणु हर दृष्टि से समान होते हैं। मतलब कि हम देखें कि हर तरीके से, हर एक एंगल से जिनका द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण समान होते हैं। अब कोई भी तत्व लिया आपने, उसके अंदर के जो परमाणु आप किसी भी प्रकार से देखें वो हमेशा आपको समान ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। इसके आगे और कुछ इसके पोस्टुलेट्स बचे हैं, उनको देख लेते हैं।
तो जो पोस्टुलेट्स हैं वो हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आकार और रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग किसके देख रहे हैं हम, अलग अलग तत्वों के देख रहे हैं। तो अलग के देखोगे तो अलग तत्वों के द्रव्यमान अलग होंगे, उनका आकार भी बड़ा छोटा हो सकता है। कुछ का सामान देखने को मिलेगा तो द्रव्यमान देखने को नहीं मिलेगा, और कुछ में क्या होंगे, रासायनिक गुण। यदि हम उनके रासायनिक गुणों की बात करें तो वो भी हमें अलग दिखाई देंगे। दो या अधिक तत्वों के बीच रासायनिक संयोजन में इन तत्वों के परमाणुओं का एक साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो हम देख चुके हैं कि जब दो या अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अधिक तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो क्रिया करके ये क्या बनाएंगे, जब भी क्रिया होगी इसमें तो ये यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, है ना। अब रासायनिक संयोजन के दौरान विभिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी जब हम गेलुसाक का नियम समझेंगे तो वहाँ पे हमको ये बात समझ में आएगी कि अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं और अलग अलग क्रियाओं में संयोजित होकर वो अलग यौगिक बना रहे हैं। जैसे कि हमने H2O देख लिया, H2S देख लिया, तो छोटे से छोटे आयतन में ये कोशिश करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर यही हाइड्रोजन है अलग अलग के साथ हो रहा है, यही नाइट्रोजन है NO भी बनाता है, N2O भी बनाता है, CO भी बनता है, CO2 भी बनता है। तो ये एक ही तत्व है लेकिन अलग अलग परमाणुओं के साथ, अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग, इसका तो अनुपात सेम है लेकिन ये अलग अलग अनुपात में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। यौगिक मतलब समझ जाइएगा दो या दो से अधिक तत्व। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, जो उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें तो जितने भी पदार्थ हैं, क्या हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, मतलब पदार्थ की कोई सी भी अवस्था हो उसमें बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे कणों से बने होते हैं, चाहे अवस्था कोई सी भी हो। और ये जो छोटे कण हैं अभी हमने पढ़ लिया, इनको क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। अब ये ठोस के कण देखेंगे, जब हम ठोस के कणों की बात करेंगे तो ये बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, यानी इनके बीच में जो बल होता है, अंतर आकर्षण बल, कौन सा, अंतराकर्षण बल, वो बहुत ज्यादा होता है। जबकि जो खाली स्थान होता है, अंतर अवकाश जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतरावकाश, ये बहुत कम होता है। और क्योंकि बल इनके बीच में बहुत ज्यादा लगता है, कैसा लगता है, बल बहुत ज्यादा लगता है, और जब बल बहुत ज्यादा लगेगा तो ये पास पास आ जाएंगे और फलतः वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करें द्रव के अंदर तो इनमें ठोसों की तुलना में जो बल होता है वो थोड़ा सा कम होता है और ये थोड़े से दूर भी होते हैं। जबकि हम गैसों की बात करें तो इनमें सबसे कम आकर्षण बल होता है और जो दूरी होती है परमाणुओं की वो सबसे अधिक होती है। तो ये तीन चीजें हैं, कणों के बारे में हमने पढ़ लिया, इनके बीच के स्थान के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखने वाले हैं आगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या सीमा है। इसकी सारी खूबियां तो देख ली, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ये नहीं कर पाया उसको भी हम देख लेते हैं। माँ यहाँ पर देखो कि जो डाल्टन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, तो रासायनिक संयोजन का जो नियम है, जब यौगिक बनेंगे, तत्व मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, तो वहां पे कुछ लिमिटेशंस है जहां पर ये नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसको हम देख लेंगे कौन कौन सा है। तो सबसे पहले ये जो नियम है ये स्पष्ट करने में विफल रहा कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, ये इसको समझ में नहीं आया। मतलब कि जैसे कि NaCl हो गया और KCl हो गया, इनके जो अलग अलग परमाणु हैं ये एक दूसरे से अलग क्यों हैं, ये इसको समझ में नहीं आया। इसके बाद जो परमाणु की संरचना होती है उसके बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं थी कि ये गोलाकार होता है कि रेक्टेंगल होता है कि ट्रायंगल होता है, कुछ नहीं पता था। तो हम जब इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये इसके बाद मतलब एक यौगिक परमाणु कैसे बनता है या फिर अणु कैसे बनते हैं ये भी नहीं समझा पाया। ये सिद्धांत अणुओं में
विभिन्न परमाणुओं को एक साथ बांधने वाले बलों की प्रकृति की व्याख्या नहीं कर पाया। यानी कि जब ये तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं तो ये तत्व पास पास आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं और किसी ना किसी बल की मदद से आ रहे हैं, इसको भी ये नहीं समझा पाया। इसके बाद आता है गे-लुसाक के संयोजन। आयतन के नियम की व्याख्या करने में भी ये नियम विफल हो गया। क्या हो गया, विफल हो गया, है ना। नहीं बता पाया कि कैसे जब एक आयतन और दो आयतन मिलते हैं तो एक आयतन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये कुछ कमियां हैं इस नियम की, डाल्टन के सिद्धांत की। अब हम देखते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु क्या होता है। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान की यदि बात करें तो जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान है वो किसी भी तत्व का, ये जो संख्या है इस संख्या को हम कहते हैं एवोगेड्रो। क्या कहते हैं, एवोगेड्रो संख्या। ठीक है, एवोगेड्रो संख्या कहते हैं, इसके बराबर होता है। तो परमाणुओं के ग्राम में निरपेक्ष द्रव्यमान के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी कि ग्राम परमाणुओं की संख्या, क्या बोलेंगे इसको, ग्राम परमाणुओं, ग्राम परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ग्राम परमाणुओं की संख्या। तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्व का द्रव्यमान, क्या, तत्व का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान, या इसको हम कहेंगे आणविक द्रव्यमान। क्या कहेंगे, आणविक। ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब अगर हमें मोल निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, मोल निकालना। एन का मतलब होता है मोल, क्या होता है, मोल होता है। तो इसका सूत्र होता है तत्व का द्रव्यमान बटे परमाणु का द्रव्यमान। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व के मोल को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोल को हम निकाल सकते हैं।
तो जो तत्व का द्रव्यमान होता है, यानी कि अधिकतर ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, तो इस मान को हम लेते हैं ग्राम में। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी कि ये हम आवर्त सारणी की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आणविक मतलब अणु बन चुका है, तो कोई भी जो पदार्थ है, चाहे वो तत्व की अवस्था में हो या फिर यौगिक की अवस्था में हो। यौगिक कब बनेगा? जब तत्व जुड़ जाएंगे, यानी तत्व आपस में संयोग कर लेंगे या फिर तत्व आपस में मिल जाएंगे, तो बन जाता है आणविक द्रव्यमान। उनका जो द्रव्यमान होता है वो आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कि Na है, Na का यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो द्रव्यमान है वो 23 है और Cl का होता है 35.5। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। तो यहाँ पे 23 प्लस 35.5, तो ये निकल के आता है 58.5। क्योंकि ये एक यौगिक बन गया है तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस द्रव्यमान की हमने तुलना करी है कार्बन से। किससे करी है? कार्बन से। क्योंकि जो कार्बन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 होता है। और इसके जो समस्थानिक है, कार्बन 12 के समस्थानिक का जो परमाणु, कोई भी परमाणु, उसका 1/12वें द्रव्यमान के भारी होने की संख्या के बराबर होता है। कुछ प्रश्न को हम देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए 1 मोल जल में होता है, 1 मोल जल में कितने ग्राम होते हैं भैया? कितने ग्राम होते हैं? जल 1 मोल है। 1 मोल मतलब कि उसकी संख्या के बराबर है। उसमें कितने अणु हैं? उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? इन चीजों को हमको देख लेना है। तो कितने ग्राम है? यहाँ पर ग्राम की बात करें तो 18 ग्राम है ना? 18 ग्राम हो गया। इसके बाद इसमें कितने अणु कैसे निकाला हमने? हाइड्रोजन, इसका भार 1 गुणित 2, ऑक्सीजन का भार 16, दोनों को जोड़ा तो 18 आ गया। इसके बाद इसमें अणु कितने हैं? कितने अणु दिखाई दे रहे हैं आपको? एक ही तो अणु बना है इसका, एक H2O, दोनों मिलके। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। कितने दिख रहे हैं? H में 2 परमाणु दिख रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। कितना परमाणु है? ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। बड़ी ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं विलयन की सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कुछ तरीके हैं। उनको हम मोलों के उपयोग से, मोल का उपयोग करके सांद्रता को बताएंगे। तो विलयन क्या होता है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी, इसको अंडरलाइन कर लेना। विलयन हमेशा एक समांगी मिश्रण होता है जिसकी सांद्रता, सांद्रता मतलब कि उसके अंदर विलय का कितना पार्ट मौजूद है, विलय कितनी मात्रा में उपस्थित है, उसको कहा जाता है उस विलयन की सांद्रता। तो निश्चित सीमा के भीतर परिवर्तित की जा सकती, बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती, एक लिमिट तक ही हम कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई विलयन है, वो 2 अवयवों से मिलकर बना है, एक विलय है और दूसरा विलायक है, बस ये 2 ही चीजें हैं, तो इन्हें 2 अवयवों वाले विलयन को हम क्या कहते हैं? द्विधारी विलयन या द्विअंगी विलयन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विअंगी विलयन भी इसे कहा जाता है। और जो द्विधारी विलयन में कम अनुपात में उपस्थित अवयव को विलय कहते हैं। तो अब कैसे ट्रिक से हम याद रखेंगे? देखो, हर चीज की ट्रिक नहीं बनती है, कुछ चीजों की ट्रिक बनाना ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लेकिन जहां बनती है वही बताऊंगी मैं। ऐसा ना हो कि ट्रिक को अलग से याद करना पड़े, ट्रिक का फिर मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। तो विलय, विलय में शब्दों की संख्या, अक्षरों की संख्या कम है, मतलब ये छोटा है, कम है, तो जो कम मात्रा में है वो विलय है। जो विलायक है उसमें वर्णों की संख्या अधिक है। क्या है? वर्णों की संख्या अधिक है, तो जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है? वो विलायक
होता है। इसके बाद हम बात करें कि विलयन में उपस्थित विलय और विलायक की सापेक्ष मात्रा को ही क्या कहा जाता है? विलयन की सांद्रता। दोनों एक दूसरे की तुलना में कितनी मात्रा में उपस्थित है, वही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कुछ तरीके हैं जिनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला आता है सामर्थ्य। सामर्थ्य जिसको कहते हैं शक्ति, क्या कहते हैं? शक्ति भी इसे कहा जाता है। 1 लीटर बराबर कितना होगा? ये हमने कन्वर्ट कर दिया, जैसे सेंटीमीटर होता है वैसे डेकामीटर होता है। तो विलयन में मौजूद विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में। 1 लीटर में कितने ग्राम विलय उपस्थित है? क्या है? कितने ग्राम विलय उपस्थित है? तो हमें यहाँ पे निकालना सामर्थ्य या फिर घोल की शक्ति, जिसको स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। विलय का द्रव्यमान क्या लिखेंगे हम? विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और नीचे आ जाएगा विलयन या फिर घोल का आयतन लीटर में। और ये जो आंसर निकल के आएगा वो इस विलयन की क्या कहलाएगी? सामर्थ्य कहलाएगी, या फिर शक्ति, या फिर जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। पहला प्रतिशतता के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो 100 ग्राम विलयन, विलयन कितना बनाया है? 100 ग्राम विलयन में मौजूद, पूरा विलयन कितना है? 100 ग्राम है। उसमें विलय ले लो या फिर विलायक ले लो, किसी की एक की भी मात्रा। 2 अंगी है तो या तो विलय की मात्रा के हिसाब से प्रतिशत निकाल लेंगे या विलायक के हिसाब से निकाल लेंगे। तो ए और बी जो द्विधारी विलयन है उसमें जो 2 घटक है उसमें से किसी एक का जिससे प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो नीचे आ जाएगा घोल का द्रव्यमान, ऊपर आ जाएगा विलय का द्रव्यमान, और प्रतिशत निकाल रहे हैं हम क्योंकि, इसलिए इसको गुणा कर देंगे हम 100 से। जैसे हम हमारे एग्जाम में नंबर आते हैं उसमें प्रतिशत निकालने के लिए हम किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी हम 100 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। पहले वाले कंपोनेंट का निकालना है, पहले वाले अवयव का निकालना है, तो ए कंपोनेंट विलय आ जाएगा। विलय की मात्रा ऊपर रख देंगे, नीचे विलयन की रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। अगर हमें यहाँ पर विलायक का निकालना है तो विलायक का ऊपर रखेंगे और नीचे विलयन रख देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हम विलय या फिर विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत को निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो भार है, दोनों का जो द्रव्यमान मतलब ग्राम में दिया होना चाहिए। अब जब हम आयतन की बात करें तो यहाँ पर हमें मात्रा जो दी हुई होगी वो लीटर में दी हुई होगी। किस में दी हुई होगी? लीटर में दी हुई होगी। तो लीटर में मात्रा दी हुई है, यानी कि अब हमने माना 100 सीसी विलयन है ना, में मौजूद एक घटक कोई सा भी, जैसे अभी हमने किस में निकाला था? द्रव्यमान में निकाला था, वैसे ही अब यहाँ पे अगर हम विलय का निकाल रहे हैं तो विलय की मात्रा आ जाएगी, और विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। विलय का आयतन लीटर में बटे विलयन का आयतन गुणित क्या करना है? गुणित कर देना है 100। क्या कर देना है? 100 कर देना है। इसके बाद सेम वही तरीका लगाने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ ए यानी कि पहले घटक का आयतन, तो ऊपर पहले घटक का आयतन, नीचे विलयन गुणित 100। दूसरे का आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा आयतन प्रतिशत, नीचे विलयन गुणित 100 आ जाएगा। इस प्रकार से हम आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या आता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ऊपर विलय का द्रव्यमान आ जाएगा और नीचे घोल का आयतन आ जाएगा। तो ऊपर ग्राम में मात्रा ली जाएगी, नीचे हम लीटर में मात्रा लेंगे, और क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे। तरीका वही लगाना है और कुछ ज्यादा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब तक केमिस्ट्री रहती है ये पीछा नहीं छोड़ता है। इसे हम कहते हैं मोलरता और मोललता। मोलरता और मोललता की मैंने एक अलग से हमने क्लास ली है, एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, उसको जरूर देखना। मोलरता क्या बात कर रहे हैं हम? मोलरता। दोनों को मैं एक ही साथ समझा देती हूँ। तो अगर मैं देखूं उसके बाद आता है मोललता। तो इसमें बहुत सारे ला हैं, इसमें नहीं है। तो इसको लीटर मतलब ला वाले शब्द से हो गई है नफरत। क्या हो गई है? नफरत हो गई है। तो अब इसको हम दे देंगे लीटर, यानी कि इसका जो नाप तोल होगा, मेजरमेंट होगा, वो लीटर में होगा। इसका किस में होगा भाई? केजी में होगा। तो ला ला लुढ़का लुढ़का के इसको परेशान कर दिया, लुढ़का लुढ़का के छोटा कर दिया। छोटा कर दिया है तो बड़े आयतन को नहीं नाप सकता, तो ये किसकी मात्रा को नापेगा?
ये विलायक की मात्रा को नापेगा। जबकि ये तो बड़ा है भैया, ये परेशान नहीं है, ये टायर्ड नहीं है, तो ये विलयन की मात्रा को नापेगा। तो ये किस में नापेगा? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, और इसको हम दर्शाते हैं बड़े एम से और इसको हम दर्शाते हैं छोटे एम से। सिर्फ इतना ही अंतर है, दोनों के अंदर विलय की मोलों की संख्या होती है, 1 किलो में होता है या 1 लीटर में होता है। ये सूत्र हमने लिख रखा है मोलरता का, विलय का द्रव्यमान ग्राम के अंदर, और नीचे आ जाएगा मोलर द्रव्यमान या मोल। तो जब हम विलय के मोलों की संख्या लिख रहे हैं तो ये विलय की मोलों की संख्या का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब मोलों का हम एन से बताते हैं, और इसका मतलब होता है दिया गया भार या जो पदार्थ है विलय है उसका भार या उसका द्रव्यमान, दोनों में से आप कुछ भी ले लेना ग्राम के अंदर। और उसके बाद ले लेना नीचे, नीचे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम मोलरता ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लेंगे आयतन। क्या लेंगे? आयतन लेंगे लीटर में। किसका लेंगे आयतन लीटर में? विलियन का। किसका? विलियन का। इसके बाद हम बात करते हैं वही जो टर्म्स अभी हमने देखी है, मोलारिटी यानी मोलरता, उसका सूत्र हमने लिखा है, मोलों की संख्या और उसका आयतन लीटर में। दूसरे तरीके से हम कैसे बता सकते हैं? जो मोल है इसके सूत्र को हमने तोड़ दिया है, ये भार और नीचे हमारा आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार से हम इस सूत्र को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आता है ये रिपीट हो गई ये स्लाइड। इसके बाद देखेंगे मोलरता फ्रॉम डेंसिटी, यानी अगर हम मोलरता निकाल रहे हैं लेकिन अगर हमें दिया है प्रश्न में घनत्व, क्या दिया है? घनत्व दिया हुआ है, तो उस केस में हम इसको कैसे निकालेंगे? अगर हमें क्या दिया है? घनत्व, घनत्व दिया हुआ है। जब घनत्व दिया हुआ है तो आप मोलरता कैसे निकाल सकते हैं? तो आप लिखेंगे पहले विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व गुणित, गुणित क्या आ गया है आपका? प्रतिशत द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। इसके बाद आता है मोलर मास, यानी कि मोलर या फिर आणविक द्रव्यमान जिसको कहते हैं हम, मोलर द्रव्यमान, है ना, गुणित 100। तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों तरीके से हमने लिखा है, मोल आ गया, उसका घनत्व आ गया, उसका द्रव्यमान हमें लिखना है। उसके बाद इसमें कितने मोल इसके घुले हुए हैं आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे मोलरता से मतलब हम शक्ति भी निकाल सकते हैं। तो जब शक्ति का सूत्र हमें दिया हुआ है तो हम मोलरता में उसके मोलर द्रव्यमान का गुणा करेंगे तो शक्ति आ जाएगी। उसी प्रकार अगर हम शक्ति में मोलर द्रव्यमान का भाग लगाएंगे तो हमें यहाँ पर मोलरता ज्ञात हो जाएगी। तो ये सूत्र है, आप इस सूत्र को नोट कर लीजिए। सूत्र लिखा है हमने यहाँ पर, अब आता है मोललता। जैसा कि मैंने अभी आपको डिफरेंस अच्छे से समझा दिया है
कि किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं कि मोललता क्या होती है। तो विलयन की मोललता अभी हमने बता दिया, लुढ़का लुढ़का के हमने उसको छोटा कर दिया है। तो उसको तो एल पसंद नहीं भैया, तो इसको 1 किलो में निपटाओ, या फिर 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में निकालो। बेचारा परेशान हो गया, लुढ़क लुढ़क के, तो छोटा एम दे दो। और छोटे में नाप रहा है तो फिर विलियन में नहीं नापेगा, ये विलायक में नाप लेगा। यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिया है, मोललता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ये सूत्र हमने यहाँ पर लिखा, अब इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद सेम अभी जैसे पढ़ा था, तो कुछ और हम यूज कर रहे हैं मोललता को। मास, विलय का जो द्रव्यमान है, उससे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वही मोल का सूत्र लगा दिया, ऊपर भार आ जाएगा और नीचे आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। अब बात करें हम, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैंने फॉर्मूले दोनों में ही डाले हैं, देख लीजिए। इसका द्रव्यमान, नीचे उसका मोलर द्रव्यमान गुणित उसका हमने विलायक का द्रव्यमान ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि जैसे हमने मोलरता के अंदर देखा था कि अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर घनत्व, क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। अगर घनत्व दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोलरता। क्या लिखेंगे, मोलरता, मोलरता, और नीचे आ जाएगा घनत्व किसका, घोल, घोल या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। विलियन का घनत्व आ गया, उसमें से हमने उसकी मोलरता को घटा दिया और फिर उसके मोल द्रव्यमान का गुणा कर दिया, यानी मोलरता। और अगर प्रश्न में घनत्व दिया हुआ है तो आप मोललता को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हमें दिया हुआ है मोललता, मोललता में क्या निकालना, हमें प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत के हिसाब से। तो प्रतिशत आप ऊपर रखिएगा और नीचे उसके मोल द्रव्यमान का गुणा करना है, और 100 में से जो भी उसका प्रतिशत आ रहा है उसको हम घटा देंगे, तो भी ये निकल कर आ जाएगी। अब मोलरता और मोललता के अंदर क्या संबंध होता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, संबंध की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपसे कहा था कि मोललता क्या है, ये छोटा m बराबर मोललता होती है। तो अगर प्रश्न में हमें मोलरता दी हुई हो, क्या दी हुई हो, मोलरता दी हुई हो, तो भी हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ऊपर हमने मोलरता रख दी है, एक में से जो मोलरता है उसमें गुणित कर देंगे इसके मोल द्रव्यमान का और उस पूरे घोल के घनत्व का, तो हमारी मोललता निकल कर आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल्स के लिए हमने प्रश्न डाले हैं ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नॉर्मलता, सामान्यता लिखा है, इसको नॉर्मलता कर लेना। नॉर्मलता, तो देखो, प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी संख्या, ग्राम तुल्यांकों को, इसी को नॉर्मलता कहा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना सीखना पड़ेगा, अब ग्राम तुल्यांकी निकालना सीखना पड़ेगा। ग्राम तुल्यांकी, फिर तुल्यांकी, एक होता है ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान और एक होता है तुल्यांकी द्रव्यमान। तो ग्राम तुल्यांकी निकालने के लिए पहले हमें तुल्यांकी पता होना चाहिए। तो पहले सूत्र लिखते हैं, ग्राम तुल्यांकी किसका, विलय का, विलय का, और नीचे आ जाएगा आयतन लीटर में विलयन का। इसके बाद अगर हम देखें, ये हमने सूत्र लिखा हुआ है, तो अगर हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा तरीका है मोलरता अगर दिया हुआ है तो उसमें मोलों की संख्या का गुणा करके उसके जितने भी घटक होते हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं, उसका अगर हम माइनस कर देंगे, उसको घटा देंगे, तो भी निकल जाएगा। तो अब एन फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, ये जो एन फैक्टर दिया है, ये माइनस नहीं करना है, सॉरी, ये एन फैक्टर है, एन घटक है, माइनस नहीं है, ये पूरा एक ही है एन घटक। एन घटक होता है उसमें उपस्थित उसकी अम्लीयता, क्षारीयता, और अगर ये ना दिया हो तो फिर हम लेते हैं यहाँ पर संयोजकता। क्या लेते हैं, संयोजकता लेते हैं, इनसे हम निकालेंगे इसको।
इसके बाद में ये सारे सूत्र हमने यहाँ पर डाल दिए हैं कि इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, किसको, नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। सारे सूत्रों को हमने रखा है, एक एक सूत्र देखिए, घुलनशील का द्रव्यमान, उसके बाद n कारक, और घुलनशील यानी विलय का मोलर द्रव्यमान गुणित घोल का आयतन यानी कि विलयन का आयतन। इसके बाद हम वेट बाय वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत से कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत से शक्ति निकाल दी, फिर उसमें n फैक्टर का गुणा करके उसका आणविक द्रव्यमान यहाँ घुलनशील का मोलर द्रव्यमान से हमने भाग दे दिया। अगर आपको प्रश्न में नॉर्मलता पूछी गई है और आपसे पूछा गया है कि आप मोललता निकालिए, क्या निकालिए, मोललता निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, m के अंदर 1000 का गुणा करके n फैक्टर का गुणा कर देंगे, फिर 1000 में हम उसकी मोललता को जोड़ देंगे, क्योंकि देखो मोललता से ही निकाल रहे हैं, और फिर जो विलय है उसके आणविक द्रव्यमान का गुणा कर देंगे, तो हमारी नॉर्मलता निकल कर आ जाएगी। ये सारे सूत्र हमने लिखे हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं साइड में हट जाती हूँ। इसके बाद आता है अलग अलग जो पदार्थ होते हैं। हो सकता है कुछ पदार्थों के द्रव्यमान एक जैसे हों, तो उन्हें हम कहेंगे समतुल्य द्रव्यमान। अब इन समतुल्य द्रव्यमानों की गणना हम जब कर रहे हैं तो कुछ संबंधों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट। अभी हमने बोला तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, उसी को कह रहे हैं इक्विवेलेंट का मतलब आप समतुल्य द्रव्यमान, लेकिन इसे जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं तुल्यांकी, तो समतुल्य की जगह आप कर लीजिएगा तुल्यांकी। एक होता है ग्राम तुल्यांकी, तो ग्राम तुल्यांकी के लिए हमको तुल्यांकी द्रव्यमान की जरूरत होती है। तो ग्राम तुल्यांकी हम कैसे निकालेंगे, जिसका हमें जिस जिस भी पदार्थ का हमें निकालना हो हम वहां पर निकालेंगे मोलर। मोलर यानी कि आणविक द्रव्यमान, ये नीचे लिखा है ना घुलनशील का, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान किसका, विलय का, विलय याद कर लेना, और नीचे n फैक्टर, n फैक्टर से n कारक से अगर भाग दे देंगे तो ग्राम तुल्यांकी निकल कर आ जाएगा। अब n फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, हमने ग्राम तुल्यांकी निकालना सीख लिया, अब n फैक्टर भी निकाल लेंगे हम, तो तब जाके हमारा ग्राम तुल्यांकी पूरा निकल के आएगा। तो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि मान लीजिए जो पदार्थ है वो अम्ल है, क्या है, अम्ल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कितने हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित किया गया है, कितने हाइड्रोजन से उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उन क्षारी को हम गिन लेंगे, कितने की जरूरत है हमें। अगर क्षार दिया हो तो कितने OH को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उनको हम गिन लेंगे, तो भी निकल के आ जाएगा। लेकिन अम्ल और क्षार दोनों ही हमें पहचान नहीं हो रही है, और कोई तत्व दिया है, कोई सीधा सा तत्व दिया है, तो अब हम उस तत्व की क्या निकालेंगे, संयोजकता निकालेंगे। कमेंट करके बताना आप लोगों को संयोजकता निकालनी आती है या नहीं आती है। तो अगर हम संयोजकता निकाल लेंगे तो वो n फैक्टर की जगह या n कारक की जगह उसको लिखा जा सकता है। अगर कोई आयन हो यानी कि आवेश हो जिसके ऊपर क्या लगा हो, चार्ज लगा हो, क्या लगा हो, चार्ज, इसको आवेश बोलते हैं, प्लस या फिर माइनस किसी भी प्रकार का, तो कितने आवेश उपस्थित है भाई, 1 प्लस है कि 2 प्लस है, 2 निगेटिव है, 3 निगेटिव है, 1 निगेटिव है, इसको गिन लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पर अगर कोई लवण है तो उसमें कुल धनात्मक या ऋणात्मक आवेश कितना है उसको हम गिन लेंगे। पूरा लवण बना है, एक संकुल बना है, ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे लिखा है, 2-3 चीजें ऐसे लिखी हुई हैं पूरी, तब हम उसको वहां पर गिन लेंगे तो भी निकल कर आ जाएगा। ये कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा ये, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम ऑक्सीकरण या अपचायक के लिए। कोई अभिक्रिया हो रही है, रिडॉक्स अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीकरण होता है या फिर अपचयन होता है, तो वहां पर हम क्या गिनेंगे, अगर n फैक्टर हमें निकालना है तो पदार्थ के एक अणु द्वारा खोए या प्राप्त किए गए तत्वों की संख्या। एक अणु ने कितने अपने में से तत्वों को निकाल के अलग कर दिया, या कितने तत्व आकर उसके अंदर जुड़ गए हैं, जब इसको हम गिन लेंगे तो हमारा n कारक निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, क्योंकि n कारक के लिए हमें बहुत सारी चीजें लर्न करना पड़ेगी, लेकिन अगर सीखना है तो करना तो पड़ेगा। इसके बाद बात करें हम मोल अंश, क्या आता है, मोल अंश आता है। तो मोल अंश जो है विलयन में उपस्थित जितने भी अवयव हैं, जितने भी घटक हैं, उन सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या,
1 2 3 4 जितने भी है सभी के क्या निकाल लेंगे हम मोल, क्योंकि हमने मोल निकालना सीखा लिया। सभी के मोल निकाल लो और जिसका हमें मोल अंश पूछा है उसके मोलों को कुल मोल से भाग दे देंगे, तो जो अनुपात निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है मोल अंश। क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने सूत्र लिख दिया है मोल अंश का। किसका सूत्र लिख दिया है? मोल अंश का सूत्र लिख दिया है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो अवयव हैं। कितने अवयव हैं? दो अवयव है, एक अवयव ए है, एक बी है। तो मुझे एक्स, एक्स मतलब होता है मोल अंश। क्या होता है? मोल अंश होता है। तो यहाँ पर हमें पहले वाले का मोल अंश निकालना है। तो पहले वाले का मोल ऊपर, उसके बाद में कुल मोलों की संख्या से इसको भाग दे देंगे, तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो इस पहले वाले का मोल अंश हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मुझे बी का निकालना है तो ये बी ऊपर रखेंगे और नीचे कुल मोलों की संख्या से इसको भाग दे देंगे। एक सूत्र याद रखिएगा, ये हम राउल्ट के नियम में भी लगाते हैं कि कुल जो मोलों की संख्या होती है या मोल अंश होता है वो हमेशा 1 के बराबर आता है, चाहे उसके अंदर 10 अवयव हो, लेकिन जब सबको जोड़ोगे तो एक ही आंसर आएगा टोटल। तो इधर कैसे आंसर आएंगे? इधर आंसर पॉइंट के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, वो बता देती हूँ। इसकी कोई इकाई नहीं होती जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर। अनुभवजन्य और आणविक सूत्र, इसको बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि अनुभवजन्य क्या होता है? कोई भी जो यौगिक है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला या सूत्र वो सूत्र होता है जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या को एक सरलतम पूर्णांक के रूप में बताता है। और आणविक सूत्र ये होता है जितने भी तत्व उसमें उपस्थित हैं उन सभी की संख्याओं को बताता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लें तो देखो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो ये तो आणविक सूत्र हो गया। क्या हो गया? आणविक सूत्र। अब मैं जैसे हम मैथ्स में कॉमन लेते थे, इसमें 6 को कॉमन लिया जा सकता है, CH2O2। तो ये 6 तो हटा देंगे फिर हम, तो क्या बन गया इसका सिंपल रेशियो, सरलतम अनुपात? क्या बन गया है? CH2O। क्या बन गया है? CH2O, है ना, सरलतम पूर्णांक है। तो ये कहलाता है अनुभवजन्य सूत्र या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। तो उदाहरण से समझोगे तो बड़ा ही आसान है। जितने तत्व हैं अगर उतने संख्या लिखी है तो आणविक है, और उसको सरलतम पूर्णांक में लिखा है, सरलतम पूर्णांक के रूप में, तो फिर वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है अनुभवजन्य। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोला जाता है इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें कि इनके बीच में संबंध क्या है, तो देखो अगर हमें किसी भी चीज का एन एन पता हो, यानी कि क्या पता हो, उसका एक नंबर, संख्या जो होती है जिससे आपने गुणा किया है पूरा, वो पता हो यहाँ पर मोल, तो हम क्या करेंगे? आणविक सूत्र निकालने के लिए उस आधारभूत सूत्र के अंदर उस संख्या का गुणा कर देंगे, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब n क्या है? n कोई संख्या हो सकती है, यहाँ पे n मोल नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने C6H12O6, इसको हमने क्या बनाया था? CH2O। तो अगर मुझे पता है कि वो n संख्या मेरी 2 है, तो 2 से गुणा करूंगी। 2 है क्या? नहीं है, 6 है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 6 है। 6 का इसमें गुणा करूंगी तो वापस से फॉर्मूला बन जाएगा। तो n कोई भी पूर्णांक हो सकता है जो 1 से लगा के अनंत तक हो सकता है। अब इस n को कैसे निकालते हैं? n का मान कैसे निकालेंगे? जैसे हमने अभी इसके अंदर गुणा करा था तो आणविक सूत्र बना था। क्या बना था? आणविक सूत्र बना था। तो अगर मैं इसको जब इसके साथ गुणा करा था तो आणविक सूत्र बना था, तो इसको नीचे ले आएंगे तो n का मान भी निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा? देखो ये रहा C6, नीचे क्या था? CH2O। तो इससे जो कॉमन फैक्टर है निकल के आ गया हमारा
6। तो n हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कभी एग्जाम में अगर कुछ भी चीजें दी हुई हैं इधर से उधर करके शफलिंग और पूछा जाए तो आप कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम कि कोई वाष्पशील यौगिक के, वाष्पशील मतलब कि बिना तापमान दिए भी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो वाष्पशील है। जैसे पेट्रोल डीजल आप खुला छोड़ दीजिए, गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसका जो आणविक द्रव्यमान है, विक्टर मेयर, विक्टर एक साइंटिस्ट थे, उस पर आधारित होता है कि एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है एसटीपी का पूरा नाम? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी पदार्थ का कितना होता है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22.4, कितना? 22.4 होता है, उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस संबंध का अब हमें उपयोग करना है। आणविक द्रव्यमान यदि हम निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके वाष्प घनत्व का, वेपर डेंसिटी का 2 में गुणा कर देंगे तो आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। यानी कि आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के, उसी पदार्थ का जिसका आणविक द्रव्यमान आपने लिया है, उसके वाष्प घनत्व का हमेशा दुगना होता है। कितना होता है? दुगना। तो प्रश्न में अगर वाष्प घनत्व दिया और आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है तो ज्यादा जोड़ घटाव करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको क्या दिया रहेगा, कोई अणु दिया रहेगा, यौगिक दिया रहेगा और वाष्प घनत्व अगर पूछा जाए तो आप आणविक द्रव्यमान निकालिएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा तो वाष्प घनत्व निकल कर आ जाएगा। बहुत आसानी से वाष्प घनत्व निकल के आ जाता है। आगे बढ़ेंगे कि अनुभवजन्य का सूत्र द्रव्यमान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे, देखो कैसे। कार्बन परमाणु का लिया हमने, +2 गुणित हाइड्रोजन का। निकाला कैसे है? जैसे जिसका CHO है ना, तो इसका निकालने का तरीका क्या है, पूरा आणविक कि कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या गिन लो, उसके बाद उसका जो भार है आवर्त सारणी में उससे गुणा कर दो, फिर हाइड्रोजन की संख्या में भार का गुणा करो, फिर ऑक्सीजन में गुणा करो और तीनों को जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये टोटल आपका पूरा सूत्र का द्रव्यमान बन जाएगा। वो सूत्र निकाला था, ये द्रव्यमान। तो कितना आ रहा है यहाँ पे सूत्र बना CH2O, तो कार्बन का कितना है, 12 है, फिर हाइड्रोजन का 2, क्योंकि 2 एक भार होता है, 2 है, और इसका 16 और जोड़ दिया तो टोटल आ गया है 30। वहीं अगर हम आणविक की बात करेंगे तो आणविक अलग आएगा, है ना, आणविक क्या आएगा, अलग आएगा। अनुभवजन्य की सूत्र की गणना में कौन कौन से चरण शामिल है? सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में बदलेंगे। अगर हमें क्या दिया हो, द्रव्यमान प्रतिशत दिया हो, तो पहले प्रतिशत में बदलेंगे, फिर मोलों की संख्या की गणना करेंगे। मोल हमें निकालना आता है, ऊपर ग्राम में भार, नीचे आणविक भार से भाग लगाएंगे तो मोल निकल के आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो तीसरा स्टेप है वो है कि इसको सरलतम अनुपात में बदलेंगे। मान लीजिए अगर 0.2 का तो होल रेशियो आ गया, पूर्णांक आ गया, 1 का बहुत छोटा आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? क्या कार्बन को ऐसा लिखा जा सकता है? अभी तो हमने लिखा CH2O, लेकिन अगर कार्बन पॉइंट में आता तो हम कैसे लिखते? तो पहले उसको सरलतम पूर्णांक में बदलना है, तो उसके लिए हम या तो किसी संख्या का गुणा करेंगे या किसी संख्या का भाग लगाएंगे और फिर हमारा सूत्र बन जाएगा। जैसा कि हमने एक उदाहरण के द्वारा समझा है, एक अकार्बनिक लवण, क्या है, एक अकार्बनिक लवण का प्रतिशत संगठन दिया हुआ है, ये दिया है, देखो यहाँ पर सोडियम का दिया है 29.11, सल्फर का दिया है 40.51 और ऑक्सीजन का दिया है 30.38। तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसको अनुभवजन्य सूत्र भी कहते हैं और मूल अनुपाती सूत्र भी कहते हैं। तो पहले हमने एक टेबल बना ली है सोडियम का, क्या क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर दिया हुआ है हमें इसका प्रतिशत 29, सल्फर का 40 है, ऑक्सीजन का 30 है। तो अब इसका हमने भार लिख दिया तीनों का, 23, 32 और 16। अब क्या करेंगे, इसका पहले इसके अंदर इन सभी का भाग लगा देंगे। जैसे भाग लगाया तो एक संख्या निकल के आई, लेकिन सभी पॉइंट में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पॉइंट में। तो यहाँ पर ये देखो इनके डिजिट 2 पॉइंट के बाद के सेम है, तो इनको इसी से भाग लगा देंगे 1.26 से। तो ये 2 संख्याएं तो पूर्णांक आ गई, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 2 का गुणा कर रहे हैं, किसका, 2 का गुणा कर रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अब बड़ी ही आसानी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सूत्र क्या बन गया, Na2S2O3। अब अगर यहाँ पे हम नहीं लिखते तो O को 1.5 हम कैसे लेंगे, नहीं ले सकते थे ना, इसलिए हमने पूर्णांक का गुणा किया। अगर यहीं पर ये सीधा सिंपल रेशियो आ जाता तो फिर हमको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं होती।
आप लोगों की डिमांड पे ही ये वन शॉट हमने लिया है जिसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करें रासायनिक समीकरण संतुलन की, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब समीकरण के दोनों ओर रिएक्शन के इधर भी और रिएक्शन के इधर भी जो दोनों हैं, दोनों साइड तत्व या परमाणुओं की संख्या बराबर होना। जब बराबर हो जाएगा तो उसी को कहा जाएगा रासायनिक संतुलन या संतुलित समीकरण। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ विधियां हैं, जैसे कि पहले हीट एंड ट्रायल विधि है, उसके बाद आती है आंशिक समीकरण विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ये 4 विधियां हैं। इसमें से अभी हमारे सिलेबस में 2 विधियां दी हुई हैं, इसको हम देख लेंगे। पहले आती है हीट एंड ट्रायल विधि। पहले हम पढ़ लेते हैं आंशिक समीकरण विधि। तो समीकरण द्वारा निरूपित रासायनिक अभिक्रिया 2 या अधिक चरणों में आगे बढ़ती। हो सकता है कभी तो एक ही स्टेप में पूरी हो जाए, हो सकता है कभी उसको कंप्लीट होने में 2 से ज्यादा स्टेप में काम करना पड़े। तो पहले एक एक स्टेप्स को हम लिखेंगे किस प्रकार से समीकरण बन रहा है, और उसके बाद में उसको हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम इसको काम करेंगे। तो यदि जरूरी पड़ता है तो जो आंशिक समीकरण विधि है उसको पहले पूर्णांकों से गुणा किया जाएगा, अगर नहीं बैठ रहा है तो गुणा करेंगे। उसके बीच में कोई बीच की कोई स्टेप है तो उसको हम बोलेंगे मध्यवर्ती स्टेप, और फिर उसके बाद बन जाएगा उत्पाद। तो फिर हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, ये इक्वेशन हमको दिखाई दे रही है, इसको संतुलित हमें करना है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, यानी दोनों मेथड हमने देख ली कैसे करना है। देखो समीकरण बैलेंस करने के लिए कोई सी भी रिएक्शन हो, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH प्लस, या फिर ZnSO4 ले लो, जिंक प्लस HCl। फिर इधर क्या बनेगा, तो हो सकता है ये सिर्फ SO लिखा हो, है ना, सिर्फ क्या लिखा हो, SO लिखा हो, और इधर आपका लिखा हो ZnCl और प्लस। तो अब आपको इसको बैलेंस करना है ना, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, ये बन जाएगा आपका H2SO4। क्या H2SO4 बनेगा, ये ZnSO4 है तो ZnCl अगर बन गया तो इसको एसओ भी मतलब और सिंपल कर देते ताकि आप सीख पाए। Zn प्लस HCl, तो इधर ZnCl लिखा है, तो अब क्या बचा है हमारा, H बचा है। तो सिर्फ H नहीं निकलता, H2 निकलता है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हम कर देंगे ट्वाइस Zn, और ये हो जाएगा ट्वाइस HCl, तो ये H2 निकल जाएगा, तो इसको फिर हम कर देंगे ट्वाइस ZnCl। तो इस प्रकार से हमने देखो कुछ पूर्णांकों का गुणा किया है ताकि अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पादों की संख्या कैसी हो सके, बराबर हो सके। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें HCl में इसको घोला है, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड, फिर पानी अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस अलग निकल के आ गई है। तो इसके आगे के जो पूर्णांक है वो क्या लिखा है, 1 2 1 1 और 1 मोल। तो पहले इसका हमने भार निकाल लिया, टोटल कितना निकला 100 ग्राम। इसको हमने निकाला, टोटल कितना निकला 73 ग्राम। अब इसके बाद उत्पाद की गणना करते हैं, तो उत्पादों को भी यदि आप जोड़ें तो कितना निकल के आ रहा है, टोटल 173 है, 111 है। आप इनको प्लस करके देखिए कितना आएगा, 173 तब भी निकल कर आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, तब भी पूरा ही ये निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रियाकारक है उसकी उतनी ही मात्रा नियत रहती है क्रिया के उपरांत भी, चाहे वो एक से अधिक उत्पादों के रूप में क्यों ना परिवर्तित हो जाए। इसके बाद आते हैं कुछ सीमांत अभिकारक या अभिकर्मक। मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होते होते बीच में रुक जाए, कोई एक पदार्थ खत्म हो गया, जैसे आप चाय बना रहे हो, बनाते बनाते मान लीजिए आप बार बार चाय बना रहे हो, चाय बनाने लगे हो, शक्कर ही खत्म हो गई है,
या पत्ती खत्म हो गई तो फिर आप चाय नहीं बना पाएंगे। मतलब बाकी सारे पदार्थ आपको जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में उपस्थित है, केवल एक पदार्थ खत्म हो गया है तो उस अभिकर्मक को या उस पदार्थ को या उस कारक को हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। आप चाहें तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया। कोई भी एक पदार्थ खत्म हो जाए, जैसे कि यहाँ पर दिया है देखो 23.0 ग्राम H2, 29 ग्राम दिया है हमें, और O2 के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाता है। तो सीमांत अभिकारक कौन सा है? जल्दी कौन खत्म होने वाला है? यहाँ पर जल्दी कौन खत्म होने वाला है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे बनने वाली H2O की अधिकतम मात्रा की गणना करना है, तो हम मात्रा निकाल सकते हैं कितनी मात्रा बनेगी दोनों को जोड़कर। बिना अभिक्रिया के बचे अभिकारक की मात्रा की गणना कीजिए, यानी अभिक्रिया हो गई है और उसके बाद कितना मात्रक बचेगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमने एक अलग से क्लास ली है और उसमें मैंने इस प्रश्न को करवाया है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, या जिसको हम कहते हैं सार्थक अंक। क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। इनको कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले ये जो सार्थक अंक होते हैं इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम शुद्धता की जांच कर सकें। किसकी जांच कर सकें? शुद्धता की जांच कर सकें। अब मान लीजिए आप किसी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहे हैं और 1 किलो सब्जी खरीदते हैं, तो आप कभी भी 1 ग्राम भी कम नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो आपको 1.15, 1.20 ऐसे दे देगा। लेकिन वहीं आप यदि सुनार के पास जाएंगे तो वो आपको 1.0033 भी नहीं देगा। तो यही शुद्धता है कि पॉइंट के कितने बाद, दशमलव के कितने अंकों तक आपने शुद्ध परिमाण को ज्ञात किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी शून्य से अलग अंक और गैर शून्य अंक वालों को गिने लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 महत्वपूर्ण अंक है। अब आरंभ में कितने शून्य आ रहे हैं उनको कभी भी नहीं गिना जाएगा। मतलब पॉइंट से पहले कितने आ रहे हैं और नंबर से कितने पहले आ रहे हैं, उनके आगे पीछे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ पीछे बीच में अगर शून्य होते तो उनकी वैल्यू होती, तो इनको नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे सार्थक अंक हो जाते हैं 2। कितने सार्थक अंक हो जाते हैं? 2 सार्थक अंक हो जाते हैं। अंत में 0 आएंगे तो उन्हें जरूर गिना जाएगा। देखो इन्हें तो नहीं गिना जाएगा, 1 2 3 4 इनको गिना जाएगा। यदि दशमलव बिंदु नहीं है तो जितने भी शून्य आएंगे उनको भी गिना जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये आ रहे हैं, तो 6 तक भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण अंक 2 हैं, लेकिन ये शून्य की यहाँ पर वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर दशमलव नहीं आया है। तो यहाँ पर हमने कैसे जो अंक गिने हैं वही हमारे सारे क्या हो जाते हैं? सार्थक अंक हो जाते हैं। अब इन अंकों को जोड़ा कैसे जाए तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट को आपको जोड़ना आता है। कैसे जोड़ना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लगाना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर लिखने में, आप लोगों को जोड़ना आता होगा। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाइएगा 1.457, पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 8 और 2। अब प्लस करेंगे तो 83 हो जाएगा, 84 और ये हो जाएगा 657। इसको सीक्वेंस से जोड़िएगा। इसके बाद इसको राउंड ऑफ कर रहा है। अगर पॉइंट के बाद का डिजिट 5 से बड़ा आता है तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 84.7। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करने की, यानी माइनस करने की। तो माइनस आप कर लीजिएगा। माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आई? 323, यानी कि पॉइंट के बाद में पहले 0 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। मतलब नंबर वो का वही तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमने क्या करा, जैसे 2 के बाद वापस 3 आ रहा तो इसको एक नंबर बढ़ाकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू दशमलव के बाद 3 अंकों तक महत्वपूर्ण होती है। फिर हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करना आप लोगों को आता है, गुणा करके देख लीजिएगा। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 5 के बाद में डिजिट सारे 5 से बड़े हैं। सेम प्रोसेस है, 3 डिजिट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तो हम इसको एक नंबर प्लस करके लिख देंगे। अब दे रहे हैं हम भाग। भाग देने के बाद जब हमारा आंसर ये निकल के आया तो राउंड फिगर में हम क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 5 से बड़ा है तो हम पॉइंट से पहले वाले नंबर को ही एक पॉइंट बढ़ाकर लिख देंगे, यानी एक नंबर इसमें प्लस करके लिख देंगे। तो ये कुछ नियम है जहाँ पर सार्थक अंकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, भाग दिया जाता है, गुणा किया जाता है और इसके साथ साथ घटाया भी जाता है। हमने एक एक ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि फिर अगर हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत ज़्यादा वन शॉट मतलब
समझो कि बहुत लंबी क्लासेस में पहुंच जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल वाली क्लासेस चाहिए तो एक एक टॉपिक की एक एक क्लासेस है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आता है तापमान का कन्वर्जन यानी कि टेम्परेचर का कन्वर्जन। तो हमारे पास 3 यूनिट होती है। एक होती है सेल्सियस, क्या होती है? सेल्सियस होती है। एक होती है फ़ारेनहाइट और एक होती है केल्विन। ठीक है, अब इन दो का मैं रिलेशन बता देती हूँ, के और सी। तो एबीसीडी में के बाद में आता है, जबकि जो सी है वो पहले आता है। क्या आता है? सी पहले आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये अंक छोटा है और अगर मुझे इसमें बड़े में परिवर्तित करना है तो मुझे इसमें 273.15 को प्लस करना पड़ेगा। किसको प्लस करना पड़ेगा? के में। लेकिन अगर मैं सी को के को सी में परिवर्तित कर रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, उल्टा कर दिया मैंने। सी में अगर मैं 273.15 प्लस करूंगी तो के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे के से सी में बदलना पड़ेगा तो फिर मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। किसको? 273.15 को। तो ये यहीं पर हमने लिखा है, ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब बात करें हम फ़ारेनहाइट की, तो केल्विन से आप डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको केल्विन से सबसे पहले सेल्सियस में परिवर्तित करना पड़ेगा, फिर फ़ारेनहाइट में होगा। तो सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने के लिए ये सूत्र है 9/5 गुणित सी, यानी सेल्सियस की जितनी वैल्यू दी है उसमें 32 को जोड़ना है। अब उल्टा कर दीजिए, अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो इस वैल्यू को पलट दीजिए और यहाँ प्लस करा था वहाँ इसको माइनस कर दीजिए। लेकिन यदि आपको दिया है केल्विन से परिवर्तित करना है तो पहले आप इसको सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए, फिर सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा तो उस वैल्यू को यहाँ रखिए, फिर फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर दीजिएगा। तो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने करवाए हैं। तो ये हमने कोशिश की थी आप लोगों की डिमांड पे वन शॉट लाने की, जिसमें हर एक टॉपिक को समझाया है। अगर आपको डिटेल क्लासेस चाहिए हर एक टॉपिक की तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।